हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं नाम सर आप लोगों को एक बार फिर इस सेशन पे स्वागत करता हूँ और ये हमारा मॉर्निंग सेशन है जिसमें हम लोग देखते हैं स्पेशली यूपीएससी, आईएएस के एवं पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन की कंप्लीट प्लान। फ्रेंड्स, हमारा जो अभी चल रहा था सेशन वो चल रहा था स्पेशली संविधान के हिस्ट्री के बारे में जान रहे थे, जो कि कल के सेशन में हमारा समाप्त हो चुका है। अब आज के सेशन में देखना है हमें स्पेशली वन लीनियर प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में पहले आ चुके हैं। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, एक और सबसे बड़ा ऐलान आप इस टीम की तरफ से, पूरे इस चैनल की तरफ से, कि जितने भी गरीब बच्चे होंगे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी यूपीएससी का स्टडी मटेरियल होगा वह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। जितना भी वो टेलीग्राम चैनल के थ्रू से सभी बुक्स एवं सभी नोट्स के पीडीएफ आपके अवेलेबल कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर प्रिंटेड बुक चाहिए तो नए बुक आधे दाम पे अवेलेबल कराया जाएगा। सभी गरीब स्टूडेंटों को एक बार इन्फॉर्मेशन पहुंच जाना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा का सपना, आईएएस पढ़ने का सपना सिर्फ पैसों के कारण न टूटे। अगर किसी बच्चे के पास वो आधे प्रिंटेड बुक के पैसे देने की भी अगर क्षमता नहीं हो तो उस पैसे को भी हम बियर अप करेंगे और उन्हें फ्री में पूरी बुक, प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल कराएंगे। इसलिए प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकास्ट कीजिए और उन गरीब बच्चों तक फैलाइए जिनके मन में आईएएस बनने का सपना तो है लेकिन पैसों के कारण नहीं बन पाते हुए, उनके सपने नहीं पूरे हो पाते हैं। इसलिए उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी संकल्प के साथ कि हर गरीब बच्चा जिनके अंदर सपना हो आईएएस बनने का, उनका सपना हम पूरा करेंगे। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ये सेशन। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं लेकर हाजिर हूँ आप लोग के लिए कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया तक हमने पढ़ा था, अर्थात कि पूरी इतिहास जो हमने संविधान बनाने की पढ़ी थी कि संविधान कैसे बना था, उनके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ पॉइंट, जिनमें पहली क्या चीज़ है कि टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया के लिए है। फ्रेंड्स, इस सेशन में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू से आप रिवीजन भी कर पाएंगे। जितने पॉइंट अब तक आपने पढ़ा है सभी के लिए वन लीनियर बेस से आपका ऑब्जेक्टिव जो बनाया गया है, मल्टीपल चॉइस। इससे क्या होगा कि सभी पॉइंट को आपका क्लियर हो जाएगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा। तीसरी नंबर बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज, कि आपको एक तरह से यूपीएससी क्वेश्चन का मॉडल मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से प्री के पेपर में इस पार्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं या कैसा क्वेश्चन होता है। यूपीएससी क्वेश्चन के लेवल से एक प्रकार का क्वेश्चन, एक प्रकार का पैटर्न आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। और आप लोग इसके लिए क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं तो कभी ये खरीदते हैं, लेकिन मेरी ये राय है कि मैं हर कुछ आपकी इस चैनल के थ्रू से अवेलेबल कराऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट डीएल में पढ़ना चाहता है उनके लिए सारे कुछ अवेलेबल कराऊँ अपने इस चैनल के माध्यम से। और लास्ट बात यह है कि मॉक फॉर टाइम मैनेजमेंट इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में कैसे आप टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, क्वेश्चन को देखकर आप कितना टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके लिए हम आपको टाइम देंगे। क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद हम आपको 10 सेकेंड का टाइम देंगे। हालांकि लाइव सेशन में अगर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो मैं ऑब्वियसली 30 सेकेंड्स का टाइम देता ताकि आप लोग एक बार पढ़ सको, अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सको। लेकिन लाइव सेशन में कम स्टूडेंट ऐड होते हैं, बाद की क्लासेस देखते, बाद में जाकर क्लासेस देखते हैं, इस वजह से इसमें 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम देना उपयुक्त नहीं होगा। इसमें आपका टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन को डील करना, समझाना भी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें कम मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम इसमें कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस से, यूपीएससी क्वेश्चन मॉडल के बेस से आपकी कंप्लीट रिवीजन करा के जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरह से हम 1773 से 1947 तक पढ़े थे और आपने कितना अधिक नोट्स बना के अपने दिमाग में बातों को रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है, फटाफट आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है।
निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर द्वैत सरकार की प्रणाली समाप्त कर दिया गया? पास में जरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कब समाप्त कर दिया गया था? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपका टाइम खत्म होता है और इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि ए भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा हमने पढ़ा था कि जो पूरी शासन व्यवस्था है वह शासन व्यवस्था किसके हाथ में चली गई थी? विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी। तो ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इन दोनों की पावर जो हो गई यहाँ पे क्या हो गई? इस दोनों की पावर जो हो गई समाप्त हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पे उसके जगह पर एक पद उन्होंने लाया, सचिव का पद। और सचिव के पद के अंदर क्या किया इन्होंने एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जो कि इनकी हेल्प करेगा, और यह सचिव ब्रिटेन और इंडिया दोनों के लिए कॉमन होगा। बहुत अच्छी पद इन्होंने किया था, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुआ था क्योंकि 1857 की क्रांति इतनी ज़बरदस्त जो हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब किसी को क्लियर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद को समाप्त कर दिया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में एकत्र कर दिया था? फटाफट बताना है फ्रेंड्स। 10 सेकेंड का ही सिर्फ आपको टाइम दिया जाएगा, इसलिए फटाफट आंसर करने की पूरी कोशिश करें। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर दिया गया था कि 3 प्रेसिडेंसी जो आपके मद्रास थे, मद्रास, बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स, और एक और था मुंबई, अर्थात कि जिसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक के अंडर में, अर्थात कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में करने की बात कही गई थी। अर्थात कह रहा है कि किस ब्रिटिश अधिनियम ने 3 प्रेसिडेंसी को एक सामान्य प्रणाली में, अर्थात कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, अर्थात कि बंगाल के जो आपके गवर्नर जनरल थे उसके अंडर में करने की पहल की गई थी। तो वो कब किया गया था? 1861 में, 1861 में ये पहल की गई थी। किसी को डाउट नहीं होगा, इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा की। अगर आपने क्लास नहीं देखा हो तो क्लास देख सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, तो फ्रेंड्स बताया फटाफट इसका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी थी? जल्दी करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिनियम 1892। ठीक है, 1892 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था कि संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस संसदीय प्रणाली के अंदर क्या हो गया कि संसदों में जो आपके लोग थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, जिसमें आपके ब्रिटिश के अलावा आपके इंडियन लोगों को भी उसमें शामिल करने की आपकी स्टार्टअप कर दी गई थी। सबसे पहली बार इंडियन लोगों को उसमें शामिल करने की जो प्रथा थी 1892 में ही स्टार्ट की गई थी, जिनके वजह से उनकी व्यवस्था बड़ी हो गई थी और विधान परिषद में ज़्यादा व्यवस्था बढ़ने की वजह से उसमें संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई थी। संसद के फॉर्म में, अर्थात कि जो कमेटी उसमें शामिल होते थे, जो मेंबर शामिल होते थे, उन मेंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे संसदीय प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की प्रावधान किया? फटाफट बताना है, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ था? अर्थात क्या है इसका मतलब कि कोई भी राज्य जो होगा, प्रांत जो होगा, अपना नियम कानून बना सकता है। इनकी प्रथा कब लागू की गई थी? फटाफट बताइए फ्रेंड्स, जल्दी कीजिए। इनका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया कि जितनी भी सरकार के अंदर, अर्थात कि राज्य है, प्रांत है, उनको अपने अंदर में विधायिका बनाने का अधिकार दिया गया। अर्थात कि इसका जो सबसे प्रमुख 1935 का कारण था कि इसे स्वायत्त बनाया गया, जो कि 1773 में जो पहल की गई थी केंद्रीकरण की,
ठीक है। केंद्रीकरण का मतलब कि पूरा पावर जो होगा किसके पास होगा, आपके गवर्नमेंट जो कि गवर्नर जनरल के पास होगा, उसकी आपने यहाँ पे क्या कर दी, पोल खोल दी इन्होंने, और यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली ये केंद्रीकरण हट के विकेंद्रीकरण आ गया। विकेंद्रीकरण का मतलब हर छोटे छोटे राज्य को अपना अपना अलग अलग अधिकार हो गया कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। हालांकि उनकी स्वीकृति के लिए गवर्नर की आवश्यकता थी, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी उन्हें स्वायत्तता प्राप्त हो चुका था। कब हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसलिए प्लीज आप अगर नहीं देखे हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखते फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम प्रदान किया गया। संघीय न्यायालय की स्थापना, यह भी पिछले क्लास का ही एक है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हमने पढ़ा था कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए तो कोलकाता में 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन संघीय न्यायालय की बात की जाए तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। साथ ही साथ RBI अर्थात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना इसी फॉर्म में किया गया था 1935 में। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीएससी के एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्लीज आप इस सेशन को पूरा देखें ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कम से कम, अगर क्लास नहीं देख पाए हो रेगुलर, तो कम से कम इस सेशन में कुछ गेन कर सको। हालांकि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप रेगुलर क्लास देखिए, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न इसी फॉर्म में रहेंगे आपके यूपीएससी के एग्जाम में, इसलिए सभी को समझना, सभी को देखना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। फटाफट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि भारतीय परिषद अधिनियम जो था 1909, इनके संदर्भ में कौन सा पॉइंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश में सांप्रदायिकता का बढ़ा, यानी देश में सांप्रदायिकता बढ़ा, और इसके बाद क्या हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभेद हुआ। क्यों हुआ? इन्होंने कहा कि भाई हिंदू जो है वो हिंदू को मत देगा, मुस्लिम जो है मुस्लिम को मत देगा, तो ऑब्वियसली सी बात है सांप्रदायिकता बढ़ेगी। दूसरी नंबर बात, इस अधिनियम में भारत के सचिव और वायसराय के नाम पे, भारत में सचिव कौन थे, मार्ले थे, और वायसराय कौन थे, मिंटो। इससे मैंने आपको लिखाया था, समझाया था बिल्कुल, कि हमारे देश के जो सचिव थे उस समय मार्ले थे और वायसराय कौन थे, मिंटो थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरी बात, हालांकि जब आपने फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया तो एक ही बार देखना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में सभी दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट आंसर वहाँ पे टिक आउट कर सकते थे। हालांकि हम लोग सी नंबर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इस व्यवस्था के तहत परिषद के कुछ सीटें मुस्लिम के लिए आरक्षित कर दी गई थी, जिनका निर्वाचन सिर्फ मुस्लिम मतदाता करेंगे। इसी वजह से तो सांप्रदायिकता पैदा हुई थी कि मुस्लिम का पद आरक्षित करके, और कहा गया कि जो मुस्लिम मतदाता सिर्फ वही इनको वोट करेंगे। इसी वजह से तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, इसलिए तो सांप्रदायिकता का जन्म हुआ था, और ये मार्ले मिंटो सुधार को आपके सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगले क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कथन सही कौन सा है इसमें। फटाफट बताइए इसमें कौन सा कथन आपका सही है। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर की अगर बात करें तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी है, ठीक है। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की आपकी स्थापना की गई थी। बाकी जो ऑप्शन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो बाकी ऑप्शन में क्या होगा, 1935 में कह रहा है केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था आपकी शुरू की गई थी, जो कि बिल्कुल गलत है। यह व्यवस्था आपकी 1919 में स्टार्ट हो गई थी,
1919 में 1935 में द्वैध शासन की व्यवस्था को कंप्लीटली समाप्त करके वहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था स्टार्ट हुआ था। द्वैध और द्विसदनात्मक पे अंतर है, इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के तहत संरक्षित विषय को, जिस समय हमने द्वैध शासन की व्यवस्था लगी हुई थी उस समय प्रांतों के जो क्वालिटी था उसको दो भागों में बांटा गया था, एक संरक्षित और दूसरा जो था हस्तांतरित। ठीक है, संरक्षित अर्थात कि आरक्षित सीट और हस्तांतरित सीट दो भागों में बांटा गया था। इसलिए दूसरा ऑप्शन भी आपका किससे, द्वैध शासन से रिलेटेड है, और द्वैध शासन का तो समाप्ति हुआ था 1935 में, इसलिए यह भी आपका क्या हो गया, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। किसमें, 1935 में। तो ये बिल्कुल सही है कि 1935 में अखिल भारतीय की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय में क्या हुआ था, 11 जो थे ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, जिसमें 6 चीफ कमिश्नरी थे और 37 जो थे वह देश के देसी रियासत थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से 11, 6, 17 और 17 और 37 कितने हो गए फ्रेंड्स, 54। उस समय इन 54 के बारे में चर्चा किया गया था जो कि अखिल भारतीय संघ के सदस्य थे। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में अगर दिया रहता कि बी और सी दोनों, तो यह आपका सही होता बी और सी दोनों, क्योंकि सी नंबर भी आपका इंडिविजुअल है, इसमें 1935 के बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए यह भी सही हो जाता। अगर यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड 1935 हट जाता, यहाँ पर सिर्फ 1935 वर्ड हट जाए, ठीक है, 1919 कर दिया जाए, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और अखिल भारतीय की स्थापना की बात की जाती है, यह 1935 का केस है। इसलिए इस पॉइंट को, आप ऐसे पॉइंट को एग्जाम में देखेंगे तो आपको देखने से क्या लगेगा, सभी विकल्प सही एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी टिक आउट कर सकते थे। इसलिए इन क्वेश्चन पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इतने क्लोज रहते हैं ताकि आपको देखने से लगता है कि सभी ऑप्शन एक जैसा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, और गलत आंसर टिक आउट करके आ जाते हैं, जो कि गलती आपको अब नहीं करनी है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट हमने एक एक पॉइंट आपको क्लियर किया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में बताइए। 1919 में हुआ था ये सुधार, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, और 1909 में कौन हुआ था, मार्लेमेंटे सुधार। इसलिए इन सुधार सबको आप जरूर याद रखिएगा। तो बताइए कि इसमें क्या सही है। और फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी और बी दोनों। इसमें द्विसदनात्मक विधायिका बनी गई, द्विसदनात्मक आपको विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर होगा सब किसी को। देखते फ्रेंड्स अगर अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। आपको बताना है लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो हुआ था ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919, क्योंकि यह स्थापना जो हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 की इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर भारत सरकार अधिनियम 1919 में हुआ। हालांकि इसकी चर्चा हमें 1935 में मिलती है, क्योंकि 1919 के ईयर में नहीं हुआ था, 1919 और 1935 के बीच में हुआ था इसकी स्थापना, इसलिए इसका जो देन है ये कहाँ चला जाता है, सीधा ये सीधा चला जाता है एक ही बार 1935 में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह एक्ट आया था आपका 1919 से ही, और यह गया किसमें हुआ, कब हुआ था, 1926 में, अर्थात 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। किसी को डाउट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे है कि किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो फटाफट हमें आप कमेंट्स करते रहे, किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो। किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट। डाउट अगर नहीं हो तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया था। अर्थात कि जो गवर्नर जनरल थे उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा। जल्दी बताइए, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए, देखते देखते ऑप्शन चमक कर रहा है इसमें तो। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसने क्या किया, गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया।
और इसमें जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे उसका नाम क्या था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। इस पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि गवर्नर जनरल कौन बने हुए थे पहली बार। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में भी हम आपको डील कर देंगे और भी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड, गवर्नर जनरल, देश के वायसराय, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। क्लियर है सब किसी को इसमें? वारेन हेस्टिंग। हालांकि मैंने क्लास में से सबके सारे पॉइंट को आपको बताया है। 1773 इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? बताओ फटाफट फ्रेंड्स, किस अधिनियम द्वारा? अधिनियम पूछ रहा है, किस ईयर में लागू हुआ या नहीं पूछा है? अधिनियम पूछा है। अगर अधिनियम पूछा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर है 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर ये ईयर पूछता तो आपका आंसर होता 1774, राइट। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसने सिर्फ एक्ट पूछा है तो 1773। अगर ईयर पूछा जाता तो आंसर क्या होता आपका? 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है फ्रेंड्स? देखते हैं आगे की बात करें तो आगे की बात हमारा कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? यानी कि ब्रिटिश के विशेष अधिकार कब दिया था? फटाफट बताइए, आंसर कीजिए हमें जल्दी। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो आपका कौन सा होगा? वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1793। इसने क्या किया था? वाणिज्यिक रूप में एकाधिकार दे दिया था। ठीक है, यानी एकाधिकार मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार इंडिया में था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। ऐसा इन्होंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, हालांकि आगे चल के 1813 में इनकी ये प्लान बदल गई। जो ब्रिटेन के अन्य कंपनी थी उनको भी मौका मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अतिरिक्त एकाधिकार समाप्त हो गया था। लेकिन यह एकाधिकार कब प्राप्त था? 1793 में ईस्ट इंडिया एक्ट को आपको पूरी तरह से यह अधिकार था कि पूरी इंडिया के अंदर कहीं भी वह क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है, सिर्फ वही व्यापार करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार के संसदीय प्रणाली के विचार प्रस्तुत किया था? बताओ फ्रेंड्स इसका कौन सही जवाब है? ब्रिटिश अधिनियम के ब्रिटिश सरकार के संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किस अधिनियम में किया गया था? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्टर एक्ट 1853। इसी में कार्यपालिका और एक और आपका विधान परिषद, दो भागों में आपका बांटा गया था। कार्यपालिका विधान परिषद का, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद आम भाषा में कहे तो इसका एक नई पॉइंट आपका लॉन्च किया था, दिखाया था कि संसदीय प्रणाली में एक नई व्यवस्था का आपका लागू करने की बात कही गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली का विचार कब प्रस्तुत हुआ था? 1853, 1853 में। हालांकि 1858 में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए, इसलिए 1853 में सबसे बड़ा सुधार है, इसलिए इसे आप याद रखेंगे। आगे की बात करें फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? पहले ये ब्रिटेन के लोगों के पास अधिकार था कि सिर्फ ब्रिटेन में जो पैदा हुआ है सिर्फ उन्हीं को ये मिलेगा पद, लेकिन बाद में हुआ कि नहीं भाई, कोई इंडियन भी जाकर आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम दे सकते हैं, अर्थात कि एग्जाम की व्यवस्था जो होगी वो खुली फॉर्म में होगी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चार्टर एक्ट 1853। हालांकि अगर पूछा जाए ईयर सिर्फ, तब आंसर आपका 1854 होगा, क्योंकि मैकाले कमेटी बनी थी 1854 में, और वही कमेटी ने कहा था कि अब खुली फॉर्म में सभी को इस का जो प्रतिस्पर्धा है सिविल सेवा के एग्जाम, उसमें बैठने का अधिकार उसे दिया जाता है। इसलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा अगर खास तौर से सिविल सेवा में है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात। तो फिर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में बिल्कुल सही जवाब है? फटाफट बताना है फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में, अर्थात कि इनके अधिकार को हटाकर अब क्या कर दिया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अलग भूमिका के रूप में, व्यापारिक भूमिका को समाप्त कर दी। अब इसे प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत डाल दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगर बात की जाए ईसाई धर्म फैलाने की बात, तो ईसाई धर्म के फैलाने की बात 1833 की नहीं, 1900 में चले जाइए, तब ईसाई धर्म की फैलाने की बात आपकी फैलेगी, जिनके वजह से आपका 1857 की क्रांति में लोगों के मन में जो विचारधारा ऐसी थी कि यहाँ पर हमारे धर्म को बर्बाद किया जा रहा है, तो वह आपकी किसकी देन थी, ईसाई धर्म को फैलाने की बात। तो 1833 की बात नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अनुसार है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार कीजिए। ज्यादा छोटा इसलिए मैं हटा देता हूं इसे। फटाफट विचार बताइए फ्रेंड्स, इसका कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स इसके सही जवाब का अगर बात करें तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में सभी सही है। कैसे सही है, तो पहला नंबर चीज चार्टर एक्ट 1833, ये क्या कहता है, इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक भूमिका को समाप्त कर दिया और साथ में क्या कर दिया, पूरे देश में प्रशासनिक सेवा, अभी हमने देखा था कि व्यापारिक व्यवस्था समाप्त करके अब प्रशासनिक सेवा में लागू कर दिया गया। 1853 में क्या किया गया कि इसने कंपनी के सरकारी अभिकरण को आपके रूप में अपना काम कार्य करने के लिए जारी किया और साथ में कानून आयोग के काम को पूरा करने का प्रबंध भी किसे दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दिया। और लास्ट नंबर कहता है 1813 में चार्टर एक्ट जो था वो कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में ईसाई पादरियों को भी प्रवेश करने की अनुमति दी, अर्थात कि ईसाई पादरियों का जो प्रवेश मिला वह कब मिला, 1813 में। ठीक है, 57 की क्रांति से पहले की घटना थी ना। इस क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। फटाफट कीजिए आंसर फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यालय को भारत के गवर्नर जनरल में परिणत कर दिया गया था। हमने देखा था 1773 में गवर्नर जनरल को क्या कर दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन क्या उसके बाद 1833 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे क्या कर दिया, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, और ऐसे भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्थात कि यह दोनों आपके सही आंसर होंगे। यहाँ पे 1773 में पहले जो बने थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, और यहाँ पे जो पहले बने उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, अभी हमने चर्चा किया था इसलिए इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। फ्रेंड्स इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके थे जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़रूरी थे, जिसको हमने आप लोग के लिए लेकर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है कि आप लोग को आज का सेशन बिल्कुल अच्छा लगा होगा, सभी का रिवाइज हो गया होगा। और किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर कंटेंट्स और बेहतर क्वालिटी आपकी लाने की कोशिश करें। आप पूरे सेशन में हमारे लिए बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।